नमस्कार। सम्माननीय तथा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने पेश किया। 14 जुलाई 1942 को भारत को कांग्रेस ने पुष्टि कर दी। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से पास हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह नेतृत्वविहीन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने डू और डाई कालजयी नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार सत्ता महाराष्ट्र की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन के प्रमुख टी वेंकटेन ICS मध्य प्रांत के जज थे। इसकी रिपोर्ट 29 नवंबर 1943 को सरकार को सौंपी गई। आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आगा खां पैलेस में गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारों को फांद कर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की खबर मिली। आंदोलन के समय कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्थापित हुआ। सम्माननीय तथा भारत सुभाष ने भारत छोड़ो आंदोलन 17 जुलाई 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष को सौंपा गया। 7 जुलाई 1943 सिंगापुर में सुभाष द्वारा स्थायी सरकार की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद फौज को सौंपा। 6 नवंबर 1943 भारत की सत्ता हेतु आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। 18 मार्च 1944 सुभाष ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। 6 जुलाई 1944 आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ रंगून में ब्रिटिश सेना के सामने समर्पण किया। मई 1945 एक हवाई द्वीप में ताइवान में सुभाष की मृत्यु हुई। 18 अगस्त 1945 सुभाष को पहली बार नेताजी जर्मनी में कहा गया। स्वराज हिंद का नारा सुभाष ने जर्मनी में दिया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। कदम कदम बढ़ाया जा पुष्टि गीत गाया जा आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। आईएनए का प्रतीक झंडे पर दहाड़ता हुआ बाघ आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद का विचार मनमोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आया। मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष ने मलेशिया में आज़ाद हिंद सेना को संबोधित करते हुए दिया। राष्ट्र बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के और आईएनए का नेतृत्व सौंपा। आज़ाद हिंद फौज के साथ के प्रथम सेनापति सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो का नारा इसी समय सुभाष ने दिया था। कांग्रेस से जुड़े सम्मेलन तथा कांग्रेस लोगों का शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुरोगामी संस्था भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पुरोगामी संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था का रूप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादाभाई नेहरू के सुझाव पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस का जनक एलन ऑक्टेवियन को माना जाता है जो पहले सचिव थे। कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म। वायसराय ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। कर्ज ने लोगों को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा।
विपिन चंद्रपाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी। स्मरणीय तथ्य: राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और मध्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता या तथा युगदूत भी कहा गया। भोर का तारा: राम मोहन राय को की उपाधि बंगाल के नवाब तथा राजा की उपाधि पूर्वी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया। और स्मरणीय तथ्य: भारतीय इतिहास स्मरणीय तथ्य: 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राम मोहन ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राममोहन राय ने राष्ट्र संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। फारसी भाषा में इन्होंने मीरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। राजा राममोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, एकेश्वरवादियों का उपहार, शांति और खुशहाली का मार्ग नामक पुस्तकों की रचना की। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को द्वारिकानाथ टैगोर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्र नाथ और फिर आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज पहली बार विभाजित हुआ। देवेंद्र नाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज तथा आचार्य केशव का गुट अपने समाज को भारतीय ब्रह्म समाज कहने लगा। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन के बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1878 ईस्वी 1871 में आचार्य केशव की प्रेरणा से मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, जो कालांतर में दक्षिण ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आचार्य केशव की प्रेरणा से 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और रानाडे महोदय ने किया। भारतीयों के लिए यह नारा सर्वप्रथम दयानंद जी ने दिया। एनी बेसेंट वैलेंटाइन शेरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया। गौरक्षा समिति की स्थापना तिलक ने गौरक्षा संघ गांधी जी ने गौरक्षा समिति की स्थापना तिलक ने गौरक्षा संघ गांधी जी ने गौरक्षित सभा दयानंद। स्मरणीय तथ्य: पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रच्छ विद्या समर्थकों में प्रमुख थे H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रवर्तक लॉर्ड ऑकलैंड को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को माना जाता है। से भारतीय महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में बात कही गई है। हंटर कमीशन, सैटलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड की डिस्पैच में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास रेजिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। सैटलर आयोग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। राधाकृष्णन आयोग 1948 के सुझाव पर भारत सरकार ने 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया। भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए इन्हें भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय लोक सेवा को इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया। स्मरणीय तथ्य: एक नज़र में 19वीं शताब्दी में हुए बहावी आंदोलन को 1857 में हुए विद्रोह की तुलना में अधिक सुनियोजित, सुसंगठित और एकजुट माना जाता है। आदिवासी नेता बरसा मुंडा को ईश्वर का अवतार और जगत पिता माना जाता है। इसे उलगुलान भी कहा जाता है। विद्रोही दीवान वेलुपंथी की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों ने उसे सार्वजनिक विद्रोह की कुंवर सुरेश ने 3 चरणों में विभाजित किया। विद्रोह नेता फौराजी विद्रोह 1733 से 1743, हाजी हरिउल्लाह दुदुमिया, मोहम्मद मोसरूने कोंड विद्रोह, चक्र बिसोई, राधाकृष्ण दंड सेन, संथाल विद्रोह, सिंधु तथा कानू, पागलपंथी विद्रोह, टीपू करमशाह, वहाबी विद्रोह, सैयद अहमद अब्दुल्ला वहाब, कोका विद्रोह, भगत जवाहर मन्ना राम से, रामोसी विद्रोह, उमाजी मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, तना भगत आंदोलन, जतरा भगत, बलराम भगत, रंपा विद्रोह, अलूरी सीताराम राजू, फांसी विद्रोह, सरदार तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह, मजनू शाह, चिराग अली शाह। स्मरणीय तथ्य: नागा विद्रोह, रानी गैडिन लीव। स्मरणीय तथ्य: चेंचू आदिवासी आंदोलन, मोतीलाल तेजभद्र। स्मरणीय तथ्य: महाराष्ट्र बंद प्रांत और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बने कानूनों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह चलाया। बिहार और बंगाल में किसानों ने चौकीदारी टैक्स न देने का
आंदोलन चलाया। समझनीय तथ्य एक नज़र में 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। विद्रोह मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली में केंद्रित रहा। विद्रोह के प्रमुख नेता थे तात्या टोपेरा, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमद कुंवर सिंह आदि। 1857 के विद्रोह के विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा। 1857 के विद्रोह के बाद R.C. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। B.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद की। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मानसिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तारी कर फांसी दे दी। 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अवध को सैनिकों का पौधाशाला कहा जाता था। दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार का नाम जलसा था। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर था। महत्वपूर्ण पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, B.D. सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार, 1857, एसेंशन साउथ इंडिया इन 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, B.D. सावरकर, V.D. देवेंकर। स्मरणीय तथ्य रजनी पामदत्त की पुस्तक इंडिया टुडे ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख का मिलता है। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई। अस्थायी बंदोबस्त से जॉन स्वर्ट तथा आयातवारी व्यवस्था से कैप्टन पीटर थॉमस मुनरो संबंधित थे। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मद्रास के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने और अपने लेख इंडिया डेब्ट्स टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया। भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी उद्योग में किया गया। भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भयंकर काल 1876 से 1878 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिम में संयुक्त प्रांत और पंजाब में भारत में रेलवे के निर्माण का प्रधान उद्देश्य था। कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। R.C. दत्त ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का समर्थन किया था। स्थायी बंदोबस्त का विचार फिलिप फ्रांसिस द्वारा दी गई थी। स्मरणीय तथ्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय 20 से 21 जून को 1756 को प्रसिद्ध काल कोठरी या ब्लैकवॉल की घटना घटी। निर्णायक प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध ने भारतीय और अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी। प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिदर कहा गया। बंगाल में व्यापार करने वाले अनाधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलोपर कहा जाता था। मीर जाफर द्वारा प्रदत्त 24 परगना की जमींदारी को क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर के रूप में जाना जाता था। सिराज के विद्रोहियों में शामिल थे पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम का सेनापति मीर जापुर, मीर कासिम अली वर्दी खां के बसात के बाद बंगाल का सर्वाधिक योग्य नवाब था। इसने अंतर्देशीय व्यापार से सभी प्रकार की चुंगी समाप्त कर दी थी। 1765 से 72 ईस्वी तक बंगाल ने डाकुओं का राज रहा। केन पनिकर मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोरो ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सेनाओं में शामिल थे
मुगल बादशाह शाह आलम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 क्लाइव और अवध के नवाब के बीच संपन्न हुई। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टियस को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में शुरू हुई, जो 1772 तक प्रचलन में रही। अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजीमुद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला 1770 से 1775 था। नमस्कार। सम्मिलित थे एक नज़र में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ उत्तरोत्तर मुगल काल में भारतीय इतिहास का प्रथम शासक बना। मुअज्जम ने 1689 को अंग्रेजों औरंगजेब द्वारा कैद किए गए मराठा राजकुमार शाह को 1707 ईस्वी में आज़ाद कर दिया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह ने बंद करवा दिया। इसे साहिब खबर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल शासक जहांगीर शाह ने जैसी को मिर्जा राजा सवाई और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर शाह को लंपट मुल्क भी कहा जाता था। फर्रुखसियार मुगल शासक के समय में सैयद बंधु अस्तित्व में आए। कालांतर में इन्हें शासक निर्माता के रूप में जाना गया। फर्रुखसियार के सिख नेता बंदर बहादुर की हत्या करवा दी। फर्रुखसियार को गीतकार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। आदिल अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह मुगल शासक के समय में किया। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। सिख अफसर फुल्किया ने पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जिंद की स्थापना की। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय शुकर मिसल को है। महाराजा रणजीत सिंह शुकर मिसल के थे। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के पदस्थ शासक शाह शुजा से मिला था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की, जिसे स्थायी मैत्री संधि कहा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। रणजीत सिंह के अप्रभ्रष्ट पुत्र दिलीप सिंह से पूर्व उसके अयोग्य भाई खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह क्रमशः सिंहासन में बैठे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में किसमें लड़ा गया। गुजरात का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1849 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में 1775 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपा। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टीपू भारत का पहला शासक था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ के बाद इनाम तत्कालीन मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसे वार्षिक कर और नजराने भेंट करता रहा। मुगल फर्रुखसियार ने चिनकिलीज खां अथवा निजामुल मुल्क को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी। सन 1724 में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के शासनकाल में मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर शक्ति प्रदर्शन किया। अजीजुद्दीन जहांगीर का पुत्र आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल शासक बना। सन 1759 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। इसने 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला मुगल शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था जो जफर बनाम से शायरी लिखता था। यह पहला मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु भारत की सीमा के बाहर अंगूर में हुई। इसकी पत्नी को महाक परी कहा जाता था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों के बारे में कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद दे देंगे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगे। आज उस समय संस्थापक
हैदराबाद 1724 में निजामुद्दीन चिनकिलीच खां, अवध 1722 से 1724, शहादत खां, बुरहानुल मुल्क, गोरखपुर 18वीं शताब्दी, चुलामवदंसी कर्नाटक 18वीं सदी, सादुल्ला गंगा 1719 प्रसिद्ध कुली खां, रुहैल वंगस पठान 18वीं सदी, मोहम्मद खां वंगश मैसूर 18वीं सदी, हैदर अली जयपुर 18वीं सदी, जयसिंह। स्मरणीय तथा 15वीं से 16वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन से सबसे अधिक लाभान्वित भाषा संस्कृत है। सूफी साधक ब्रह्मजनी तथा अध्यात्म ज्ञानी थे। वे कर्मकांड के विरोधी तथा सर्वेश्वरवादी थे। प्रेम और उदारता सूफी व भक्ति आंदोलन के मूल भाव थे। सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता था, जबकि सनातन पंथी इस्लाम में इसकी पाबंदी थी। तथा प्रारंभिक चिश्तियों ने सरकार तथा राजकीय शान को शौकत से अपने आप को दूर रखा, किंतु गे शूद्रराज के समय इस विचारधारा में परिवर्तन आए। परिणाम स्वरूप दक्षिण के चिश्ती सूफियों ने प्रशासक वर्ग के साथ संबंध स्थापित करते हुए राजकीय सहयोग द्वारा समाज सेवा की। तरह सिखों की फारसी रचना मूल बहरीन में सूफी विचारों और हिंदू ब्राह्मणवाद विचार विज्ञान पर रोचक परिचर्चा मिलती है। सरमद विचार सिखों का एक महान भक्त था, जिसने अपने धार्मिक विचारों की उदारता के कारण औरंगजेब के शासनकाल में फांसी दे दी गई। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद से उत्पन्न हुआ। बौद्ध दर्शन और विशेष रूप से वेदांत दर्शन ने सूफी मत को काफी प्रभावित किया। प्रमुख सूफी अब्दुल वहीद बिरग्रामी ने कायते-ए-हिंद नामक एक टीका लिखी। सूफी संतों के पत्रों के सामूहिक संकलन को मखतूबात कहा जाता है। अरब दार्शनिक इब्न अरबी ने अद्वैतवाद अर्थात जीव एक सिद्धांत, जिसे तौहीदे वजूदी कहा जाता है, को भारत में लोकप्रिय बनाया। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने इल्तुतमिश द्वारा दिए गए गांव दान में अस्वीकार कर दिया। अल-बरूनी के अनुसार आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांतों की भांति है। संस्कृत में हठ योग पर लिखी गई एक पुस्तक अमृत कुंड का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया। कश्मीर के शैव महिला योगी लाल योगेश्वर व्यक्त विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि आंदोलन में परिलक्षित होता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब-ए-इलाही, शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली, सैयद मोहम्मद गेशुदराज को वंदानवाज तथा शेख अहमद सरहिंदी को मुहज्जिद अली फसानी की उपाधि प्रदान की गई। शेख सिराज उस्मानी को आईने हिंद कहा गया। ख्वाजा मीर जर्दारी को इल्मे इलाही मुहम्मदी के नाम से जाना जाता है। महान सूफी संत बुल्ले शाह ने कुरान तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों की कटु आलोचना की। भक्ति का सर्वोत्तम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में भारतीय आंदोलन का सूत्रपात किया। भक्ति आंदोलन मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू आंदोलन के नेता शंकराचार्य थे। इसका जन्म केरल प्रांत के कल्लारी ग्राम में हुआ और गोविंद योगी गुरु थे। शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ श्रृंगेरी, शारदा पीठ पुरी, श्रृंगेरी पीठ द्वारिका। वैष्णव धर्म के 4 संप्रदाय थे: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। उत्तर भारत में भारतीय आंदोलन के त्रिमूर्ति नानक, कबीर, रैदास व्यवहारवाद का दर्शन रामानंद से संबंधित है। इस्लाम धर्म सूफी मत से सबसे अधिक प्रभावित नामदेव थे। निपखवाद के संस्थापक गुरु नानक थे। कर्नाटक में भक्ति आंदोलन का मुख्य नेता दर्शन के द्वैत मत के संस्थापक माधवाचार्य थे। कबीर के अनुयायी प्रमुख संत मलुकदास का जन्म 16वीं शताब्दी के इलाहाबाद में हुआ था। धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी वे गृहस्थ जीवन
गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे। बंगाल के कवि चंडीदास ने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया तथा बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। महाराष्ट्र की महिला महादम्बा एक रहस्यवादी तथा उच्च कोटि की कवित्री थी। असम के शंकरदेव ने एक सरल धर्म जगजीवन ने सतनामी लालगीर या लालबेग ने अलखनामी अलखगीर तथा महाराष्ट्र के गोविंद प्रभु ने महानुभाव पंथ की स्थापना की। सिख भक्तों ने उत्तर भारत में क्षत्रिय समुदाय को प्रचलित किया। सूफी मत में पीर गुरु के उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। सूफी संतों की उक्तियों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है। समरणीय तथ्य वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीकाएं और सायन ने वेदों पर टीकाएं लिखी। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी शासन था। इसमें कई लोगों की भागीदारी थी। दक्षिण राज्यों के लिए गोवा के रास्ते में घोड़ों का व्यापार होता था। बहमनी मुद्रा हून तथा विजयनगर की मुद्रा पर आडो थी। 1367 की लड़ाई में पहली बार विजयनगर बुक्का प्रथम तथा बहमनी शाह प्रथम के बीच तोपखाने का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया। 1367 के युद्ध में बहमनी शाह प्रथम ने वारंगल के नाना को पराजित करके तख्ते फिरोज प्राप्त किए। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का केंद्र कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच हुई। रायचूर नवाब सन्नार की बेटी का युद्ध विजयनगर शासक देवराय तथा बहमनी शासक फिरोज के बीच 1406 ईस्वी। विजयनगर बहमनी संघर्ष के वास्तविक कारण भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक। रायचूर दोआबहीरा और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिजों की खानों के लिए विख्यात था। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। यह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था। अली को दक्कन की लोमड़ी तथा बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। फिरोज शाह बहमनी ने प्रशासन बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया। कहा जाता है कि इसी समय से दक्कन ने ब्राह्मण राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। बहमनी शासक अहमद शाह प्रथम को सुधराज के सल्तनत के कारण वली कहा जाता था। महमूद गवा एक ईरानी व्यापारी था। इस व्यापारियों के प्रमुख मलिक तुजार की उपाधि दी गई थी। महमूद गवा का प्रमुख सैनिक योगदान तक भोर और गोवा सहित पश्चिम समुद्र तट पर विजय थी। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति दी। इसने अपने दरबार में 2 चित्रकारों यूरोपीय की नियुक्ति की। महमूद गवा ने ईरान, मिस्र और टर्की के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार किया और उसने अपने मदरसे में ईरान और इराक से विद्वान बुलाए। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु तथा बहमनी की राजभाषा मराठी थी। विजयनगर की पहली राजधानी अनेकोंदी थी। उसके पश्चात क्रमशः हम्पी, विजयनगर, वेकोगोंडा, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। देवराय प्रथम ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। तत्पश्चात देवराय द्वितीय संग्राम राय ने इसका अनुसरण किया। विजयनगर से बड़े पैमाने पर काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। तेनाली आम के भी कृष्ण देवराय के दरबार में थे। हरिहर प्रथम ने होयसला पर, बुक्का प्रथम ने मदुरै पर, हरिहर द्वितीय ने गोवा तथा कृष्णदेवराय ने रायचूर द्वार पर अधिकार करके उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। न्यूनीज के अनुसार क्विनलान श्रीलंका को निकट वेगु और तेनसीरी क्रमशः बर्मा और मलाया के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। नरसिंह सालो वंश का एकमात्र शासक था। विजयनगर काल में टकसाल विभाग को जोहरी खाना तथा कुंतल विजयनगर को कहा जाता था। विजयनगर 6 प्रांतों में बटा हुआ था। देवराय द्वितीय ने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधारनिधि एवं वंशपादरायण के ब्रह्म सूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव प्राप्त किया। विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना की। कृष्णदेवराय की रचनाएं तेलुगु में मुक्तमाल्यद, संस्कृत में जाम्बवती कल्याण, उषा परिणय, लासानी फेरडाना। कृष्णदेवराय ने अष्टदिग्गज कवियों में सर्वप्रथम 3
अनुकारिता की रचना की और इन्हें आंध्र प्रयोक्ता का पितामह कहा जाता है। विजयनगर राज्य में बसन पानम गृह कर तथा तटकर से होने वाली आय को केवल व्यवहार कहते थे। विजयनगर में नकद भुगतान करों को सिद्ध कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की सेना में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें न केवल प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता था बल्कि वे सेनाओं का नेतृत्व भी करते थे। मंत्रियों को अनुदान के रूप में सर्वोत्तम जमीनें प्रदान की जाती थी। सदाशिव राय के अभिलेखों में हमें यह सूचना मिलती है कि उन्हें नाइयों का व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया गया था। छोटे व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण गंधी का पेशा था। विजयनगर काल में सिक्कों पर भी हिंदू देवताओं और पशुओं के चिन्ह रहते थे। विजयनगर काल में पेशों और मंदिरों पर भी कर लगते थे। कालीकट विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह था। विजयनगर राज्य में भूमि कर को कृषि कहते थे। उसकी उपज का एक अच्छी भाग तथा राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। 58 कर मुद्रा तथा अनाज उन रूपों में दिए जाते थे। विजयनगर राज्य में ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रचलित था। इसे कन्यादान भी कहते थे। महानवास नवमी नवरात्रि पर बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार था। विजयनगर राज्य में सेना को मुख्यतः नकद वेतन दिया जाता है। सम्राज्ञी तत्मिनहास सिराज के अनुसार मोहम्मद गौरी ने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा को हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं। मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में लिखा है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण उपहार को सुल्तान उसके पुत्र तथा अमीरों ने स्वीकार किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विश्वासघात से उनका आरंभ हुआ। दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। डॉक्टर R.S. वर्मा ने सिक्कों पर इल्तुतमिश अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया। टॉमस का कथन था कि उसके सिक्कों के साथ दिल्ली के पठानों के चांदी के सिक्कों का यथार्थ रूप में प्रचलन होता है। सुल्तान में 1234 से मारवाड़ पर आक्रमण करके भिलसा के एक मंदिर और तत्पश्चात उज्जैन पर आक्रमण करके महाकालेश्वर मंदिर को तोड़वाकर विक्रमाजित की मूर्ति को दिल्ली उठा लाया। तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा रजिया के पतन का प्रमुख कारण था। मुइजुद्दीन वाहराम के शासनकाल में एक नवीन पद नायब-ए-मुमलकात की रचना की गई। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी नायब सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। मेवातियों से निपटने के लिए वर्मा ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। ऐसे सैनिकों को जो सेना के योग्य नहीं रह गए थे, वर्मा ने उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल शासक अब्दुल्ला के पराजित होने पर 4000 मंगोल उलूग खां के नेतृत्व में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के ही निकट बस गए। ये नवीन मुसलमान कहलाए। मुल्लों ने अपने बेटे शाह शुजा मोहम्मद को सलाह दी कि बनाए प्रतिष्ठा सत्ता कोष रैयत जनता और चुने हुए राज्य अधिकारी राज्य के स्तंभ होते हुए यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो कर हिल जाए तो राजस्व का अंत हो जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो के उपहार को स्वीकार कर उसे मान्यता प्रदान की। इतिहासकार बर्नी का मत है कि हिंदुओं को सजा देता अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था। वर्मा ने सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय दीवानी वजारत से पुस्तक किया। वर्मा ने मुख्यतः विदेशी सैनिकों की भर्ती करके अपनी सेना का गठन किया। वर्मा के समय में खालसा में देखभाल के लिए सिकदार नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने आध्यात्मिक नेताओं तथा उलेमा और विभाग चुनाव योग्यता के आधार पर करना प्रारंभ किया। सैन्यकुल का मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहना है। यह कथन है कि दौलताबाद उमरा शक्ति का स्मारक चिन्ह था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनी रियस की उपाधि पर मिली। दक्षिण भारत पर प्रभावशाली ढंग से शासन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपना दूसरी राजधानी बनाना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के कुबलाई खां का अनुसरण करके सांकेतिक मुद्रा का परिचालन करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन नामक हिंदू को संधिकार राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। व्यापार के संग मोहम्मद बिन तुगलक 2.5 वर्ष तक
स्वर्णद्वारी नामक शिविर में रहा, जो दिल्ली के से लगभग 100 किलोमीटर दूर कनौज के निकट गंगा तट पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दुआ में भयंकर अकाल पर आधा और दक्षिण में अभियान के समय सेना में लेख फैल गया। उसके समय में हरिहर तथा एवं हरिहर का दक्षिण में विद्रोह किया था। 1336 में तुगलक का नगरकोट पर आक्रमण रक्षक है, क्योंकि उसने विभिन्न विषयों पर 300 संस्कृत वस्तुओं का जो ज्वालामुखी के मंदिर में सुरक्षित थी। आज दिन खालिद वाणी नामक राजकवि द्वारा दलाइले फिरोज शाही के नाम फारसी पद के अनुवाद करवाया। मुबारक की सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने खुद खलीफा घोषित किया। मुस्लिम इतिहास में फिरोज तुगलक ही मात्र एक ऐसा शासक था जिन्हें स्वयं को खलीफा नायब कहा था। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार अधिकार पत्र प्राप्त हुए। फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर तथा एक दारुल दातव्य औषधालय की स्थापना की। उसने एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। के अनुसार फिरोज तुगलक ने एक बार गणना करने वाली कोलिपी को रिश्वत देने के लिए एक सैनिक को धन दिया था। फिरोज ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की कुल आय का आंकड़ा तैयार करवाया जो 6 करोड़ 75 लाख था। फिरोज के काल से ही जजिया कर एक अलग कर बना दिया गया। इससे पूर्व यह भू राजस्व का एक अंग था। सिकंदर लोदी घर के बाहर पीरों के मजार पर जाकर महिलाओं द्वारा पूजा करने के रिवाज को बंद करवा दिया। उसने अनेक मुसलमानों के संप्रदायों के विरुद्ध अभियान चलाया जिन्हें अध्यात्मवादियों ने धर्म विरोधी बताया। उसने राजमहल के भित्ति चित्रों को मिटा देने का आदेश दिया। फिरोज ने अमानवीय घृणास्पद सजाओं को बंद कराया। फिर निर्धन की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनाए। कोतवालों से बेरोजगारों की नामावली तैयार करवाई और धर्मों की पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिया। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र शासक था जिसने उलेमा वर्गों को न्यायिक दंड से मुक्त नहीं किया। बलबन ने पुनः जागीरों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, किंतु सैनिकों द्वारा विद्रोह और पुराने मित्र दिल्ली के कोतवाल के निवेदन करने पर उसने अपने आदेश में संशोधन कर दिया। इब्न बतूता ने सती प्रथा के कुछ समय का उल्लेख किया है। सुप्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, किंतु वे इसे मनाते नहीं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर 1540 की स्थापना की तथा उसमें अपनी राजधानी बनाई। खालसा भूमि दीवानी वजारत के अधीन होती थी। लोदी काल में सल्तनत सैनिक का विलय सैनिक दस्तों की भांति हो गई। अलाउद्दीन के समय में आरीज के काल द्वारा सेना की भर्ती की जाने लगी। मोहम्मद बिन तुगलक के अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार कराया। भारत में पारसी धर्म को शिलाहार राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। युवराज प्रांत का शासक, आत्मीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रांत अथवा जिला स्तर के अधिकारी, देशाधिक, स्थानीय अधिकारी, ग्राम भोज, ग्राम प्रधान आदि विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम समूह थे जिन्हें खुर्रम कहा जाता था। व्यवसायियों और शिल्पियों के स्वभाव का नामकरण दशरथ से एवं फूक था। प्रभुमान्य यह भूमि का एक बड़ा भाग था जिस पर राजा का अधिकार था। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, मंदिरों की प्रदत्त भूमि, देवदान, देवा प्रहार, देवभोग तथा मठों को दी जाने वाली भूमि को पढ़पुर कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। एक भोग्य ब्राह्मण विशेष को स्वयं उपयोग हेतु दी गई भूमि समुदाय विशेष ब्राह्मण की सामूहिक भूमि अग्रहार या गण भोग भी कही जाती थी। शैक्षणिक योजनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को शाला भोग कहा जाता था। अयावोल घुमक्कड़ व्यापारियों का वर्ग था। व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित किया होता था जिसमें मणिग्राम, वलंजियर, दाना, नादेशी अधिक महत्वपूर्ण थी, जो विदेशियों से भी व्यवहार करती थी। व्यापारिक श्रेणियों में प्रथम मणिग्राम 9वीं से 18वीं सदी के अंत तक समुद्र तटीय एवं आंतरिक व्यापार में संलग्न था। दूसरा नाना देश तिशयाइर
एनुरुवर नामक हिरनी का व्यापार बर्मा एवं समुद्रा तक होता था। चोल काल में अंजुमन और वीर वंजुस नामक व्यापारियों की प्रसिद्ध श्रेणी थी। श्रेणी सार्वजनिक ग्रामीण सभा तथा संस्था सभा तथा उर्व में विधान आदि धार्मिक कृत्यों के लिए धन जमा करती थी। चोलों की स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रशंसा ब्रिटिश शासकों ने भी की है। राजा राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन की व्यवस्था आरंभ की। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की थी। चोल राजाओं ने उत्तराधिकारी या युवराज चुनने की प्रथा आरंभ की और अपने जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका मिला। सेना के सिपाही और पदाधिकारी को युद्ध में ख्याति प्राप्त करते थे जो उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। चोल नरेश राजा राज द्वितीय तथा कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में की जाती है। 1019 में कडारम के राजा की प्रार्थना पर कुलोत्तुंग ने बौद्ध विहार को दान में दिए गए नागपट्टनम गांव को राज्य कर के भुगतान से मुक्त कर दिया। राजराजदा का अंतिम विजय दक्षिणद्वीप और मालदीव की प्राप्ति थी जो शिलालेख में 12,000 द्वीपों के समूह के रूप में वर्णित है। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक परांतक था। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध वीर ने मार डाला था। अरबी यात्री सुलेमान ने राजकोट शासक अमोघवर्ष को विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा चीन तथा तुर्की के शाह के समतुल्य माना है। चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को तनियूर कहा जाता था। चोल साम्राज्य में प्रदेश या मंडलों की संख्या 8 थी। चोल योगिनपत्तन महाबलीपुरम कावेरीपत्तनम शालियूर कोरकई आदि प्रमुख थे। चोल काल में आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण घोड़े थे। राजकोट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपनी 22 अंगुलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। आर्थिक मंदी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। राजा राज प्रथम ने शिवापाद शेखर की उपाधि प्रदान की। उत्तर मेरू शिवापाद शेखर की उपाधि प्रदान की। उत्तर मेरू अभिलेख से शिवापाद शेखर की उपाधि प्रदान की थी। उत्तर मेरू अभिलेख से स्थानीय सभा की कार्य संचालन प्रणाली का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह सभा परांतक प्रथम के समय में स्थापित हुई। राष्ट्रकूट राज्य में सागौन का पर्याप्त उत्पादन होता था। पल्लव एवं चोल आदि शासकों के काल में राजाओं व्यापारियों तथा धनाढ्य लोगों द्वारा इस एनजीओ तथा धार्मिक संस्थाओं को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने लगे। बेल्लाल बड़े भूस्वामी ने इन्हें स्थानीय करों से मुक्ति मिली हुई थी। पेलियो खेती और मधु कमाल दस्तकार। चोल काल में मंदिरों आदि के निर्माण में उनकी योग्यता के कारण उनकी श्रेष्ठ स्थिति स्वीकार की जाने लगी। दक्षिण भारत की भूस्वामित्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था संयुक्त एवं सहयोगी भूस्वामित्व की थी। कृषि से संबंधित उद्योग में नारियल से संबंधित उद्योग सर्वप्रथम था। सूती कपड़ों का उद्योग इस काल में इतना अधिक विकसित हो गया था कि इसे वैभव का प्रतीक माना जाता था। सूती कपड़े का उपयोग मुख्यतः कालीकट के आसपास केंद्रित भूमि था। बेल्लाल बड़े भूस्वामी इन्हें स्थानीय कर से मुक्ति मिली हुई थी। पेलियो खेती और मधुर कमाल दस्तकार। चोल काल में मंदिरों आदि के निर्माण में उनकी उपयोगिता के कारण उनकी श्रेष्ठ स्थिति स्वीकार की जाने लगी। दक्षिण भारत की भूस्वामित्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था संयुक्त एवं सहयोगी भूस्वामित्व की थी। कृषि से संबंधित उद्योग में नारियल से संबंधित उद्योग सर्वप्रथम था। सूती कपड़ों का उद्योग इस काल में इतना अधिक विकसित हो गया कि इसे वैभव का प्रतीक माना जाता था। सूती कपड़ों का उद्योग मुख्यतः कालीकट के आसपास केंद्रित भूमि था। इस काल में फारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित सिराफ संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। राजा राजेंद्र प्रथम तथा और कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे। इसने राजेंद्र प्रथम के समय 2 बार दूत मंडल चीन गया था जो श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल की सफल अभियान के परिणाम स्वरूप चीन के साथ व्यापारिक संपर्क हमारे पहले से अधिक सुगम हो गया। चोल के शासनकाल में श्रीलंका पर चोल प्रभुत्व की स्थापना हो जाने के बाद श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य
उक्त व्यापार का मुख्य केंद्र कैंटन का बंदरगाह था। दक्षिण भारत से निर्यातित वस्तुएं थी मसाले, मुख्य काली मिर्च, हल्दी, कच्चा माल, सूती वस्त्र आदि। इस काल में व्यापारिक निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नामदेशी नामक निगम थे। भक्ति गीतों का संकलन करता नाम्बी अंडार नाम्बी को माना जाता है, जो राजा राजेंद्र चोल के समय में हुए। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जगन्नगोंदार था। वह चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंग तुंगभरणी नामक ग्रंथ की रचना की। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था, जिसने तमिल रामायण की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। पंप पोन्नन 10वीं कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप ने आदि पुराण, पोन्ना ने शांति पुराण तथा रत्न ने अजित पुराण लिखा। ये सभी जैन तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। 11वीं सदी में कंबन, कोट्टन और कोवलेनिन नामक विद्वान रचनाकार हुए, जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के नाम के रूप में स्मरण किया जाता है। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम, पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडप, विजयनगर कल्याण मंडलम। स्मरणीय तथ्य पुनर्जन्म का प्रथम स्पष्ट उल्लेख बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है, जो सर्वाधिक प्राचीन और विशाल उपनिषद ग्रंथ है। इसका संबंध महर्षि याज्ञवल्क्य से है। कर्म के सिद्धांत का आविष्कार याज्ञवल्क्य में मिलता है। नचिकेता द्वारा यम से पूछे गए प्रश्न का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था। याज्ञवल्क्य ने मिथाक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। उसमें विभिन्न महत्व प्रकट हुए हैं। जिमत महान ने अपने ग्रंथ दायभाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत, मनुस्मृति तथा पुराण में वर्ण व्यवस्था को दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया है। वैदिक काल में शूद्र वर्ग में आर्य एवं अनार्य दोनों वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। अथर्ववेद काल, उत्तर वैदिक काल के अंत में शूद्रों को एक वर्ग के रूप में मान्यता मिली। ऋग्वेदिक काल में एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की वृत्ति अपना सकता था। उत्तर वैदिक काल के समाज में हर प्रथम बार विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव पाते हैं। सती प्रथा को मेधातिथि ने हत्या कर आलोचना की है। सती प्रथा की प्रशंसा अंगिरा, हरिति, अपार विज्ञानेश्वर सती प्रथा के आलोचक बाण मेधातिथि, देववन भट्ट तथा शूद्रक मृच्छकटिका में तैतरीय संहिता में वैश्यों का मुख्य उद्यम कृषि तथा पशुपालन बताया गया। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निरूपण मिलता है। जो आपत्ति की स्थिति में करणीय थे उसे धर्म की संज्ञा दी गई है। संकट काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के कर्तव्यों को अपना सकता था। उसे शस्त्र ग्रहण करने तथा शासन करने का भी अधिकार था। शूद्रों की स्थिति धर्म सूत्रों के काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में सर्वाधिक दयनीय रही। इसकी तुलना
पशु से की गई है। आप स्तंभ के अनुसार शूद्र स्पर्श किया गया अन्न ब्राह्मण के लिए त्याज्य है। भारतीय काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इस काल में शूद्र कर्ता व्यक्ति द्वारा भी अपना जीवन निर्वाह करते थे। कौटिल्य ने शूद्रों को सेना में भर्ती होने की छूट भी दी है। इन्हें संपत्ति रखने का अधिकार था। अर्थशास्त्र पूर्व अधिकार मिट्टी का काल तिथि तथा विश्व रूप से शूद्रों को व्याकरण आदि विषय के ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार देते हुए यह व्यवस्था दी कि स्मृति विहित सभी धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। वैदिक सभा में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। दास प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी। प्राचीन व्यवस्था कारों ने दास प्रथा की निंदा किया तथा उसकी मुक्ति का प्रधान भी प्रस्तुत किया है। नारद याज्ञवल्क्य सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के थे। एक गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। नैष्ठिक ये जीवन पर्यटन गुरु के समीप रहकर ध्यान करते थे। उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। हिंदू संस्कारों में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्व है। ऋग्वेद में ब्रह्मचर्य का उल्लेख मिलता है। उपनयन की आयु ब्रह्मचारी के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष मानी जा गई है। प्राचीन हिंदू समाज में उपनयन एक अनिवार्य संस्कार था। विवाहों में ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र क्षत्रज पुत्र कहा जाता था। वह अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। उन्होंने इसी को शुद्ध धर्म कहा है। वैदिक काल में कन्याओं को पुत्र जैसा शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। वे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। महिलाओं या छात्राओं के 2 वर्ग थे, ब्रह्मवादिनी तथा सद्योद्वाहा। ऋग्वेद में स्त्रियों को 2 दृष्टियों से अनुपयुक्त माना गया है। उसे संपत्ति का अधिकार नहीं था, वह शासन के योग्य न थी। उत्तर वैदिक काल में कन्याओं का पूर्व की तरह उपनयन संस्कार होता था। क्षत्रिय समाज में संवर की प्रथा थी। उपनिषद काल उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक महिलाएं नेत्री के नाम उल्लेखनीय है। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा पत्नोन्मुख हो गई। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा पत्नोन्मुख हो गई तथा उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। स्त्री की संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार था स्त्री धन कहा जाता था। मिताक्षरा एवं दाय भाग में सिर की को मृत पति की संपत्ति का पूर्व उत्तराधिकारी घोषित किया गया। विवाह के समय कन्या द्वारा प्राप्त उपहार को वैदिक साहित्य में परिणा है कहा गया। स्त्री धन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया गया। स्त्री धन के उत्तराधिकार के लिए अविवाहित कन्याओं को ही प्राथमिकता दी गई। मनुस्मृति में यह विधान मिलता है कि स्त्री धन का विभाजन पुत्रियों में समान रूप से करना चाहिए। भारत में सती प्रथा का प्रचलन 4वीं सदी ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसका उल्लेख राजतरंगी तथा कथा रीतिसागर में भी मिलता है। वैदिक काल से लेकर 10वीं सदी तक पुनर्विवाह की प्रथा चलती रही। इसके बाद यह प्रथा बंद हो गई। विधि पूर्वक पुनर्विवाह करने वाले स्त्री को प्राचीन ग्रंथों में पुनर्वधू कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ अधिकतर नमन करते हैं। मनुस्मृति समझनीय तथ्य व्यापार एवं वाणिज्य में हस्त व्यवसायों की स्थिति खराब हो रही। जातियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि। भारत में दो सामाजिक धाराएं प्रभाव हुई। विदेशी जातियों का आत्मसातीकरण, जाति प्रथा की कठोरता। जिन विदेशी जातियों को 3 वर्गों में नहीं रखा गया स्वाभाविक रूप से उन्हें शुद्ध वर्ग में गिना गया। हस्तशिल्पियों की जातियों में परिवर्तन और मिश्रित जातियों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप शूद्र जातियों में व्यापक वृद्धि हुई। ब्रह्मक्षत्रिय जो ब्राह्मण अपने मूल कर्म और जाति स्तर को छोड़कर क्षत्रियों के कार्यों को अपना लिया था। क्षत्रिय ब्राह्मण वह जो युद्ध करके जीविका चलाता था। सत्य क्षत्रियों में उच्चतम स्तर का दावा करने वाला। वैश्य ब्राह्मण वह जो कृषि पशुपालन व्यापार वार्ता करके
जीविका चलाता है। निषाद ब्राह्मण वह है जो चोरों और दस्युओं का व्यवसाय करता है। शुद्ध ब्राह्मण वह है जो लाख नमक दूध घी शहद मांस आदि विक्रय करता है। अल्पवर्णीय के 4 परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है। इन जातियों के बाहर के लोगों को अत्यंत कहा है। अल्पवर्णीय और मान सोल्लास के लेखक ने ब्राह्मणों पर करारोपण से मुक्ति का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों की मृत्युदंड से छूट का उल्लेख लक्ष्मीधर अल्बरूनी तथा अन्य लेखकों ने किया। इन लेखकों ने लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए सबसे कठोर दंड देश निष्कासन था। किसी ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए घातक अपराध से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं पाई जा सकती। किसी ब्राह्मण की हत्या करके महानतम अपराध था, जिन्हें वज्र ब्रह्म हत्या कहा जाता था। अल्बरूनी शुद्ध ब्राह्मण सुत पिता और वैश्य माता को संतान। कल्हण ने 36 राजपूत जातियों का उल्लेख किया। बृहद धर्म में 41 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख। मध्यकाल में चंडाल को छोड़कर 7 अन्य जातियों को भी अस्पृश्य माने जाने लगा। इस काल में प्रारंभिक धर्मशास्त्र एवं अध्ययनों में ब्राह्मणों का वर्गीकरण उनके व्यवसायों के अनुसार किया गया। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अपराध चोरी था। मध्यकाल का या गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों को व्यापार करके अपना भरण पोषण करने की अनुमति दी गई, लेकिन प्राचीन समितियों ने इसकी मनाही की है। वर्ण संकर जातियों की सबसे लंबी सूची वैजयंती ने दी है, जिसमें 64 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति मानी गई। अनुलोम जाति द्विज मानी जाति थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार के हास्य कामों के कारण चीन एवं अरब देशों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। द्रव्य एक प्रकार की मुद्रा यूनानी भाषा का शब्द है। अल्बरूनी ने लिखा कि वैश्य एवं शूद्रों का वेदों में अध्ययन या श्रवण की अनुमति नहीं थी। गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति का स्थान सप्तग्राम ने ले लिया। दैवोदय मंदिरों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव वे ग्राम होती थी, जिनमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दी जाती थी। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में प्राप्त कर मुक्त भूमि में राष्ट्रकूट शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांवों का दान दिया। संस्कृत की रचनाओं में प्रयुक्त अर्घट शब्द से लगता है कि ऊंचाई रहट से भी की जाती थी। समरणीय तथा पंचकुल समिति राज्य का राजस्व एकत्रित करती थी। समरणीय तथा पंचकुल समिति राज्य का राजस्व एकत्रित करती थी। रीपति पंचकुल समरणीय तथा पंचकुल समिति राज्य का राजस्व एकत्रित करती थी। रीपति दक्षिण भारत की विशेष भूमि से प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिंचाई के साधनों के विकास के लिए किया जाता था। भूमि छिद्र न्याय भूमि को सर्वप्रथम जोतने वाले का अधिकार। नीवी या अक्षय नीवी अस्थायी पुंज तिथि ज्ञान। इतिहास में तिथियों का प्रकरण 2 प्रकार से होता है। ईसा पूर्व जैसे BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व ईस्वी सन जिन्हें AD अर्थात यानी एनो डोमिनी जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। भारतीय पुरातत्व का संक्षिप्त परिचय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से पुरातत्व के क्षेत्र में इनके अविस्मरणीय योगदान के कारण ही इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ASI पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ASI के प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जबकि
वाले भारतीय महानिदेशक राय बहादुर दयाल नाम साहनी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिसंरक्षण अधिनियम 1904 को दिया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय एसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। वस्तुओं का तिथि निर्धारण। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का काल निर्धारण करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है: तिथि निर्धारण, सापेक्ष तिथि निर्धारण की विधियां, प्रस्तरीकरण विधि, प्रारूप की विधि, संबंधित पदार्थ विधि, फ्लोरीन परीक्षण विधि, पराग विश्लेषण विधि, निरपेक्ष तिथि निर्धारण की विधियां, वृक्ष बल विश्लेषण विधि, पोटेशियम आवर्धन विधि, कार्बन 14 विधि, यूरेनियम विधि, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, कार्बन डेटिंग विधि से केवल उन्हीं अवशेषों की तिथि ज्ञात की जा सकती है जो कभी जीवित थे। कार्बन 14 विधि के आविष्कार के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक विलियर्ड डिब्बा को 1949 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पोटेशियम आवर्धन विधि से निर्जीव वस्तुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि से मुख्यतः में भांडों की तिथि ज्ञात की जाती है। वृक्ष बल की विधि से हमें अधिकतम 1100 वर्ष तक की गणना कर सकते हैं। 1100 वर्ष तक की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।